जय हिंद और नमस्कार श्रोताओं। आज हिंदी दैनिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज दिनांक 2 सितंबर की कुछ अहम खबरें। चुमार में भी खदेड़े गए चीनी, घुसपैठ की एक और कोशिश की गई नाकाम। चीन ने एक बार फिर से एलएसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश की। खबरिया टीवी चैनलों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एलएसी के पास चुमार एरिया में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। इस बीच दोनों देशों के कमांडर स्तर की वार्ता फिर से बेनतीजा रही। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल यानी 31 अगस्त को भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की थी, जिसे हमने नाकाम कर दिया था। चीन की हरकत यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश, भारत ने कहा। 31 को भी ड्रैगन ने की थी उकसाने वाली हरकत। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा। यूपी में सिर्फ रविवार को बंदी, वीकेंड लॉकडाउन खत्म, 12 घंटे खुलेंगी दुकानें। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 तक बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश के बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की रियायत नहीं होगी। अनलॉक के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार यूपी में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाएगी। ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक के चौथे चरण में सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल, कॉलेज जा सकेंगे। स्कूल में 50% शिक्षक व कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। यूपी में हुक्का बार पर प्रयोग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रेस्टोरेंट व कैफ़े में चलाने की अनुमति न दें, सरकार संक्रमण रोकने का रोड मैप तैयार करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट व कैफ़े में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दे। साथ ही उनसे 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी डीएम को अनुपालन करने के लिए भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए किया है। देश में 120 ट्रेनें फिर से चलाने की तैयारी, रेल विभाग ने मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। अनलॉक 4 की घोषणा के बाद अब रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में 120 ट्रेनों को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही 100 ट्रेनों के चलाने का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि इन 100 ट्रेनों के अलावा पहले से खुल चुके रूटों पर 20 यात्री ट्रेनों को चलाने के बारे में विचार चल रहा है। रेलवे ने एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है और ट्रेनें चलाने की मंजूरी मांगी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर दिया जाएगा। लाइफट्रॉन हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी, डीएम को निरीक्षण में मिली कई कमियां। कानपुर, 1 सितंबर, जिलाधिकारी ने लाइफट्रॉन हॉस्पिटल का निरीक्षण कर कोरोना रोगियों के इलाज का जायजा लिया। निरीक्षण में इलाज में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होते मिला। वहीं अन्य खामियों को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने चेतावनी दी है। जनपद के निजी कोविड हॉस्पिटल में कोरोना रोगियों के इलाज में हीला हवाली व ओवर बिलिंग की शिकायतों के मद्देनज़र प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार व सीएमओ डॉक्टर अनिल कौर मिश्र संग निजी कोविड अस्पताल लाइफट्रॉन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरे के जरिए आइसोलेशन वार्ड में आईसीयू में कोरोना रोगियों के इलाज के बाबत जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं आईसीयू की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। साथ ही जिलाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की पड़ताल की। निरीक्षण में जिलाधिकारी को खामियां मिली। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने और खामियों को दुरुस्त करने तथा कोरोना रोगियों को गुणवत्तापरक इलाज के निर्देश दिए हैं। बुखार पीड़ितों में कोरोना के लक्षण, वायरल बुखार से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जनपद में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ वायरल बुखार का प्रकोप तेज हो गया है।
नगरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीजन किट से कोरोना जांच के लिए पहुंचने वाले रोगियों में उपरोक्त खांसी जुकाम के साथ वायरल बुखार के रोगी सर्वाधिक हैं। ऐसे में वायरल बुखार को नज़रअंदाज करने के बजाय कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एवं निमोनिया के साथ कोरोना परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल बारिश एवं धूप की लुकाछिपी के बीच वातावरण में ह्यूमिडिटी की वजह से तरह तरह के वायरस सक्रिय हो गए हैं। इसकी वजह से सर्दी, खांसी एवं जुकाम के साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ वायरल बुखार ने लोगों को जकड़ रखा है। स्वस्थ हुए हजारों रोगी, प्लाज्मा मिला सिर्फ 66 यूनिट। हाईलाइट ब्लड बैंक में प्लाज्मा का टोटा, थेरेपी में दिक्कत। जनपद में कोरोना से जीत दर्ज करने वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन 28 दिन बाद भी स्वस्थ कोरोना रोगियों में जागरूकता नहीं आई, जिसकी वजह से स्वस्थ हो चुके लोगों का प्लाज्मा हाईलाइट ब्लड बैंक में उपस्थित नहीं होने से कोरोना रोगियों की प्लाज्मा थेरेपी को लेकर संकट खड़ा हो गया है। चूँकि स्वस्थ होने के 28 दिन बाद ही प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, ऐसे में जनपद में उपचारोपरांत कोविड हॉस्पिटलों एवं होम आइसोलेशन पूरा कर स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा करीब 11,000 पार कर चुका है। होम आइसोलेशन पूरा कर अकेले करीब 6,500 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोविड हॉस्पिटलों में उपचार के उपरांत स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5,000 से अधिक है। चूँकि होम आइसोलेशन की सुविधा अभी 1.25 एवं 1.5 माह पहले ही शुरू हुई है, लेकिन इसमें भी करीब 2,000 रोगी ऐसे हैं जिनके स्वस्थ होने के बाद 28 दिन बीत चुके हैं। नशे की लत ने बना दिया चोर, बर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 चोर, एक साथी भागने में सफल हुआ। 2 दिन पूर्व ही जनता नगर चौकी के बगल में परचून दुकान से माल किया था पार। बर्रा के जनता नगर चौकी के बगल में हुई परचून दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए बर्रा पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 7,000 कैश, चांदी के सिक्के व स्कूटी बरामद की है। सीओ गोविंद नगर विकास पांडे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 80 फीट रोड से जरौली निवासी मानस अरोड़ा उर्फ मन्नू और बर्रा 3 निवासी अखिलेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका साथी अमित मिश्रा भागने में सफल रहा। उनके मुताबिक तीनों की मुलाकात बर्रा 5 स्थित महाकालेश्वर मंदिर के पास हुई थी, जहां उन्होंने चोरी की योजना बनाते हुए केडीए मार्केट में कमलेश द्विवेदी की दुकान से 42,000 की नकदी, 16 टीन रिफाइंड व 6 गत्ता मंजन पार कर दिया था। 12वीं मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में हर घर में हुआ तीजा, बगाही करबला में तैनात रहे सिविल डिफेंस। मुहर्रम के 2 दिन बाद होने वाला तीजा पर मंगलवार बगाही करबला में सिविल डिफेंस की टीम तैनात रही। हालांकि कोविड के चलते इस बार तीजा की रस्म नहीं हो सकी। समाज सेवक करबला के महामंत्री अकील शानू ने बताया कि कोविड के चलते इस बार किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। लोगों से घरों में ही सभी रस्मों को अदा करने की अपील की गई। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन का तीजा पर बुधवार को अकीकतमंदों ने घरों पर ही नजरें पेश की। इसके साथ ही शिया मुसलमानों ने भी मजलिसे अज्र और मातम व नजरों नियाज के बाद शिया महिलाओं ने शोक के फूल उठाए। इस दौरान हुसैन फाउंडेशन के सदस्य डॉक्टर जुल्फ़िकार अली रिजवी ने बताया कि सर्वे आलम सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन का तीजा पर छोटे बड़े 5,000 इमामबाड़ों में मजलिस अजा और मातम हुसैन के बाद इलायची दाने और फूल के प्याले पर इमाम हुसैन और करबला के 72 प्यासे शहीदों की नज़र व न्याज के बाद फूल उठाए गए। इसके साथ ही अकीकतमंदों ने रेंगे खिचड़ा पर नज़र दिलाकर तकसीम किया। लाल इमली श्रमिकों के लाल भी पाएं रोजगार, मोदी से शहर के विधायक की गुहार। स्मृति ईरानी के पत्र से मिले पंख, लाल इमली में काम करने वाले बकाया का भुगतान पा जाएं और उन जमीन को माफियाओं के गिद्ध दृष्टि से बचाकर वहां कपड़ा या हबिया क्लस्टर बना दें। इससे सरकार का फायदा होगा, साथ ही यहाँ श्रमिकों की नई पीढ़ी की रोजगार देकर मेहनत कशों का भविष्य संवार दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार शहर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने की। उन्होंने पीएमओ को पत्र भेजकर गुहार तब लगाई जब केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें 2 जुलाई के पत्र के सापेक्ष में की गई कार्रवाई से अवगत कराया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने विधायक को 5 बिंदुओं पर उल्लेख किया। पहले बिंदु में उन्होंने विधायक की मांग की बीआईसी जांच कराने की जानकारी दी। दूसरे बिंदु में बीआईसी को मार्च में 17 करोड़ की निधि उपलब्ध कराने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बीआईसी कर्मचारियों की मदद में 9 माह का वेतन वितरित किया जा चुका है। तीसरे बिंदु में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कर्मियों के बकाया व सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए निधि की व्यवस्था सरकार से अपेक्षित है। चौथे बिंदु में यह बताया गया कि बीआईसी रोक कंपनी होने के नाते लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन पर 2007 का वेतनमान लागू नहीं किया गया, इसलिए 2007 पे स्केल पर कोई एरियर लंबित नहीं है। अंतिम बिंदु में विधायक मैदानी ने कहा कि निधि की व्यवस्था होते ही उसका वितरण किया जाए। मैथानी ने अपनी मांग का दूसरा पत्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पत्र के साथ पीएमओ को भेजा है। अर्थव्यवस्था में गिरावट, कोरोना संकट में दौर में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ताजे आंकड़े जारी किए गए हैं, वह गंभीर चिंता का विषय हैं। अप्रैल-जून 2020 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की भारी गिरावट के
देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात है। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में यह दर 5.2% थी, जो चालू वर्ष में 23.9% हो गई है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है। पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.4% वृद्धि दर्ज की गई। 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में जुलाई माह में 9.6% की गिरावट असाधारण है। सीबीआई की रिया के माता पिता से पहली बार पूछताछ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई रिया के बाद उनके माता पिता से पूछताछ की है। सीबीआई के बुलावे पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के माता पिता मंगलवार को डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले में पहली बार रिया के माता पिता से पूछताछ कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे उपनगर कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे। उनकी कार के साथ पुलिस का एक वाहन भी था। सीबीआई जांच दल इसी अतिथि गृह में ठहरा है। उन्होंने बताया कि अभिनेता के पिता ने पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसमें रिया और उसके माता पिता का नाम भी शामिल है। रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को मंगलवार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। रिया से पिछले 4 दिन में करीब 35 घंटे पूछताछ की गई है। उसके भाई से भी पिछले 5 दिन से पूछताछ हो रही है। राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में 14 जून को मृत मिले थे और मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का एक मामला दर्ज किया था। दिवंगत अभिनेता के पिता ने बाद में पटना में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार राजपूत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और उनके धन का गबन करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह राजपूत के पिता द्वारा पटना में अभिनेत्री और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी को सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा था। रैना के परिवार पर हमला। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के परिवार पर हुए हमले की जांच अब एसआईटी करेगा। यह आदेश पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को दिया है। हाल ही में पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए रैना आईपीएल छोड़कर यूएई से भारत लौट आए थे। उन्होंने पठानकोट में अपने रिश्तेदारों पर हुए जानलेवा हमले की जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर इंसाफ मांगा था। इस पर उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने जवाब देते हुए कहा कि पूरी टीम रैना और उनके परिवार के साथ है। रैना ने लिखा कि पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वह बेहद खौफनाक है। मेरे अंकल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी बुआ और दोनों फुफेरे भाई भी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इसमें से एक भाई ने सोमवार रात दम तोड़ दिया। मेरी बुआ की हालत भी काफ़ी गंभीर है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। रैना ने आगे लिखा कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि रात को आखिर हुआ क्या था, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि रैना ने अपने ट्वीट में यह साफ नहीं किया कि इस घटना की वजह से आईपीएल छोड़कर भारत लौटे। रैना ने ट्वीट कर सीएसए के टीम ने भी उनका सपोर्ट किया। पंजाब के पठानकोट जिले के थरिया गांव में 19-20 अगस्त की रात को ये वारदात हुई थी। इस हमले में अशोक कुमार सुरेश रैना के अंकल की मौत हो गई थी। वे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, जबकि उनके बुआ और 2 फुफेरे भाई बुरी तरह घायल हो गए थे। इसमें से एक भाई ने सोमवार रात दम तोड़ दिया और 3 दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अचानक ट्वीट कर रैना के आईपीएल से बाहर होने की जानकारी दी। तब सीएसए ने कहा कि पारिवारिक वजहों से रैना भारत लौट रहे हैं। हालांकि बाद में इस तरह खबरें आई कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण उन्होंने यह फैसला लिया। जेई में 40% ने छोड़ी परीक्षा केंद्रों के गेट पर फेस शील्ड, ग्लव्स व सैनिटाइज हुए। कोविड-19 महामारी के चलते आज शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर जेई मेंस 2020 की परीक्षाएं संपन्न कराई, जिसमें दोनों पालियों में 40% से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर फेस शील्ड व ग्लव्स देने के साथ ही सैनिटाइज करने के बाद छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों में दाखिल हुए। बुधवार को शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर जेई मेंस परीक्षाएं होंगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी पेपर देंगे। पितृपक्ष आज से 2 सितंबर से शुरू होकर 17 को खत्म होंगे। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानी और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है। खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है, साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा को शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। श्राद्ध के जरिए पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और समापन अमावस्या पर होता है। हर साल सितंबर के महीने में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। इस साल पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म होगा। नींद में खलल डालने पर पिता ने बच्चे को मार डाला। बेहद खौफनाक मंजर था। कलयुग अपने चरम पर है। मां ने बचाने की कोशिश की लेकिन हाथ लगी निराशा। उत्तराखंड के टनकपुर की घटना। उत्तराखंड के टनकपुर में सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना को सुनकर हर कोई स्तब्ध है।
नींद टूटने से झल्लाया एक व्यक्ति ने लात घूंसों से बच्चे के पेट पर प्रहार किए। मां जब तक हस्तक्षेप करती तब तक बच्चे की 4 पसलियां टूट चुकी थीं और खून मुंह से बाहर आ गया था। अंदरूनी चोट के कारण उसे बेहोशी आने लगी थी। उसके बाद भी उस दरिंदे का दिल नहीं पसीजा और वह घायल बच्चे को तड़पता छोड़कर घर से निकल गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना 29 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे की है। सुबह होने के बाद वह तड़पते बच्चे को छोड़कर घर से निकल गया। शाम करीब 6 बजे वह घर लौटा, तब तक बच्चे की आंख बंद हो चुकी थी। पत्नी शबाना की जिद पर वह बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर ले जा रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते पहुंचते नरेश समझ चुका था कि सोनू अब जिंदा नहीं है। इस पर वह बच्चे को शबाना को थमाकर मौके से भाग खड़ा हुआ। शबाना चिल्लाती रही कि रोको रोको, हत्यारा भाग रहा है, पर वह हत्या नहीं चला। अस्पताल में चिकित्सकों ने सोनू की मौत की पुष्टि कर दी। शक होने पर पुलिस ने नरेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो हत्यारा भी टूट गया और उसने सच्चाई उगल दी। वह बच्चों को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में रहता था। जांच में सामने आया है कि शारदा खनन क्षेत्र में छानने का काम करने वाला नरेश आए दिन शराब के नशे में धुत रहता था। रेस्तरां में घुसी कार, 4 लोगों की मौत। दक्षिण मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट एरिया में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जनता कैफे रेस्तरां में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भीषण हादसे में मरने वाले 4 लोगों में 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों की स्थिति के बारे में पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पुलिस पहुंच गई है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। जय हिंद, जय भारत।